लेकिन अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए स्टेज पर चला जाता है और अपने पिता के बराबर में जाकर खड़ा हो जाता है। अजीत मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, मिस्टर कपूर, अब मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी होने वाली बहू के साथ स्टेज पर आए। रिंकी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान को चिपकाते हुए अपने पापा के साथ स्टेज पर चली जाती है और रिंकी को स्टेज पर देखकर मोंटी के दिल में एक अनचाहा सा दर्द महसूस होता है। मोंटी के हाथ में जो वाइन का गिलास था, न जाने कब मोंटी का हाथ उसे गिलास पर काश जाता है और वो गिलास मोंटी के हाथ में ही टूट जाता है। अब आगे। अर्जुन गुस्से से अपने पिता अजीत सिंह शेखावत को देख रहा था। अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बिना उसकी मर्जी जाने सबके सामने उसके पिता ने उसका रिश्ता ऐसे अनाउंसर कर दिया। अर्जुन गुस्से से अपने पिता की तरफ से अपनी नजरें हटा लेता है और तभी अर्जुन की नजर चाहत पर चली जाती है, जिसके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। और ये देखकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब अर्जुन अपने पिता से कुछ नहीं कहता। अजीत सिंह शेखावत आगे कहते हैं, बहुत जल्द हम मिस्टर कपूर की बेटी रिंकी और अर्जुन की सगाई करेंगे और उसमें भी आप सभी इनवाइटेड हैं। लेकिन फिलहाल हम केक कटिंग के लिए चलते हैं। और फिर कुछ वाटर एक बड़ा सा केक लेकर आते हैं। अर्जुन को केक कटिंग करना, सेलिब्रेशन करना, ये सब नौटंकी लगती थी, लेकिन फिर भी फिलहाल अर्जुन किसी से कुछ नहीं कहता और केक कटिंग के लिए आगे आ जाता है। और फिर केक कटिंग के बाद सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं। अक्षय अपने चारों तरफ नजर घुमाकर किसी को ढूंढ रहा था कि तभी अक्षय की नजर सिमी पर जाकर ठहर जाती है। सिमी ने आज रॉयल ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके गोरे बदन पर गाउन बहुत ही प्यारा लग रहा था। सिमी उसमें किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। सिमी और चाहत आपस में बातें कर रहे थे। विक्रांत अक्षय के पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर अक्षय से कहता है, जब तू सिमी को इतना पसंद करता है तो उसे अपने दिल की बात साफ साफ क्यों नहीं कह देता? वैसे तेरी कबूतरी है बड़ी सुंदर। विक्रांत की लास्ट की लाइन सुनकर अक्षय विक्रांत के हाथ को उसके कंधे से झटका देता है। तुम भी मोंटी की तरह उसे कबूतरी बोल रहे हो, वो कोई कबूतरी नहीं है, समझे तुम? अक्षय जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है, मजाक कर रहा था यार। अक्षय विक्रांत से थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अच्छा ये अजीत अंकल ने अचानक से अर्जुन की शादी फिक्स कर दी। अर्जुन जानता है उसे लड़की को पसंद करता है उसे। विक्रांत अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, नहीं बल्कि अर्जुन किसी और को पसंद करता है और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका है। विक्रांत की बात सुनकर अक्षय हैरान हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कभी अर्जुन तो कभी विक्रांत को देखने लगता है और फिर विक्रांत से पूछता है, क्या कहा तूने? अर्जुन ऑलरेडी शादी कर चुका है, कौन है वो लड़की? और अर्जुन पहले से जब शादी कर चुका है तो अभी अर्जुन ने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? लेकिन सबसे पहले तू मुझे ये बता, वह लड़की कौन है जिससे अर्जुन ने शादी करी है? विक्रम फिर से अक्षय के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, सॉरी वो मैं तुझे नहीं बता सकता। यह बात अगर तू अर्जुन से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। रिंकी भी चाहत के पास आ जाती है और चाहत से बातें करने लगती है। लेकिन मोंटी दूर से खड़ा होकर बस रिंकी को ही देख रहा था और रिंकी को देखकर मोंटी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। रिंकी को देखकर मोंटी ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। जब रिंकी चाहत के पास आकर चांद से बात करने लगती है तो सिम्मी सवालिया नजरों से चाहत को देखने लगती है। सिम्मी की नजर को पहचान कर चाहत सिम्मी से कहती है, जब मैं कुछ दिनों पहले पुणे के ट्रिप पर गई थी वहीं पर मेरी मुलाकात रिंकी से हुई थी। मैंने तुझे बताया भी था। सिम्मी चाहत की बातों को याद करके अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हाय आई एम सिम्मी वर्मा। रिंकी भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर देती है और कहती है, आई एम रिंकी कपूर। सिम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, आई नो, और हमारी होने वाली लेडी बॉस। सिम्मी की बात पर रिकी हल्का सा बस मुस्कुराहट देती है।
चाहत, सिम्मी और रिंकी तीनों ही मुस्कुराकर हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन दो ऐसे लोग भी थे जिन्हें उनका हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यह कोई और नहीं बल्कि दोनों भाई थे, अर्जुन और मोंटी। और फिर धीरे धीरे पार्टी अपने अंत की तरफ आ जाती है और एक एक करके सभी मेहमान जाने लगते हैं। सिम्मी, चाहत और रिंकी भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज चाहत बहुत ही ज्यादा खुश थी। आखिरकार उसका उसके साथ अर्जुन सर से पीछा छोड़ने वाला था। लेकिन ऐसा सिर्फ चाहत को लग रहा था। आगे क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और अब बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी जिससे सड़कों पर पानी भर गया था। चाहत बहुत ही संभालकर अपनी गाड़ी चला रही थी। लेकिन फिर भी गाड़ी पानी ज्यादा भर जाने की वजह से बंद हो जाती है। चाहत गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। चाहत घड़ी में टाइम देखी है तो अभी 11 बज रहे थे। चाहत अपनी माँ को भी इस वक्त परेशान नहीं करना चाहती थी। एक चाय की दुकान थी, उसे पर मिडिल एज का एक कपल था। दोनों शायद हस्बैंड वाइफ थे और उनके बच्चे छोटे छोटे नाव बनाकर पानी के ऊपर चला रहे थे। और फिर सभी बच्चे पानी में खुद खुद कर मस्ती कर रहे थे और नाच रहे थे। अर्जुन की शादी की अनाउंसमेंट सुनकर चाहत भी बहुत खुश थी और चाहत का मन भी नाचने और कूदने का कर रहा था। चाहत को रिंकी की बात भी याद आती है। दीदी, अगर आप इस साड़ी को अच्छे से पहनती ना तो आप इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती। रिंकी की बात याद करके चाहत मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी का पल्ला अपने सीने से हटती है और अपनी शर्ट को निकाल देती है। शर्ट के नीचे चाहत ने साड़ी का ब्लाउज पहन रखा था। चाहत में साड़ी के नीचे ब्लाउज अर्जुन के डर की वजह से पहना था कि अगर अर्जुन ने गुस्सा किया तो चाहत शर्ट उतार देगी। लेकिन अर्जुन पूरी पार्टी में चाहत के पास आया ही नहीं था, इसलिए चाहत बहुत खुश थी। चाहत अपने बाल भी खोल देती है और अपना चश्मा उतार कर गाड़ी में रख देती है। अब चाहत गाड़ी से निकलकर उन बच्चों के पास चली जाती है। बारिश पड़ रही थी जिसमें चाहत भीग रही थी और चाहत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। चाहत के गोरे बदन पर काले रंग की साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उस पर स्ट्रीट लाइट पड़ रही थी जिससे चाहत का बदन सोने की तरह चमक रहा था। चाहत को देखकर जो बच्चे मस्ती कर रहे थे रुक जाते हैं और चाहत को देखने लगते हैं। तभी एक लड़की शोर से चिल्लाते हुए कहती है, वो देखो, हमसे मिलने परी आई है। तभी एक लड़का उसे बच्चों के सर पर टकली मारते हुए कहता है, यह परी कैसे हो सकती है? परी तो सफेद कपड़े पहनती है ना। पहला बच्चा, लेकिन इतनी सुंदर तो परी होती है ना। बच्चों की बात सुनकर चाहत मुस्कुरा देती है और उन दोनों बच्चों के बालों को बिगड़ते हुए कहती है, मैं कोई परी नहीं हूं बच्चों, मैं तो आपकी तरह एक आम इंसान हूं। वह देखो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है ना, इसीलिए मैं भी आपके साथ यहाँ पर थोड़ी मस्ती करने आई हूं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती कर सकती हूँ? चाहत की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और एक बच्चा हंसते हुए कहता है, दीदी आप बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी की तरह। सभी लोग चाहत के साथ मिलकर मस्ती करने लगते हैं। चाहत अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर पर बांधकर मस्ती करने लगती है। चाहत की पतली कमर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और बारिश में भीगने की वजह से चाहत का खूबसूरत अट्रैक्टिव फिगर भी उभर कर दिखाई दे रहा था। चाहत साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चाय की दुकान पर रेडियो चल रहा था। उसे पर एक गाना बजने लगता है जिसे सुनकर चाहत खुश हो जाती है और आवाज थोड़ी बढ़ाने के लिए बोल देती है। चाहत के कहने पर आदमी भी रेडियो की आवाज बढ़ा देता है। रोमियो रोमियो गली के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे फरेबिया। ए रोमियो रोमियो, भदे के प्रेमी काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ले तो गई कलेजा संग में, हमें भी ले जा, ये तो चोरी पर है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लागे लोलिता और कभी जैसी कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से जोड़ी तलाक बेतहाशा हुस्न से भारी।
हाय मेरी परम 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 सुंदरी। पैरों में पायल की बेदी से बंध के मैं ना रहने वाली, मैं अल्हड़ पूर्व के जैसी हूँ, परदेसों तक बहने वाली। मुझे गहनों से बढ़ के सपनों की चाहत है, जिन सपनों को सच हो जाने की आदत है। करती है मेरी मर्दों से यारी फिल्मों के माफी से। ले तो गई कलेजा संग में, हमें भी ले जा, ये तो चोरी पर है सीना जोरी। छूना नहीं छूना, छूना नहीं छूना, चीना नहीं मुझको, होना नहीं होना, होना नहीं तेरी, होना नहीं मुझको। हाथ जोड़ चाहे पाव पर परवाह नहीं मुझको। ना नाना 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 ना नाना नाना नाना। ए बीकानेरी छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़ाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। देख के कमर तेरी भागे नब्ज मेरी, जैसी घड़ी का कांटा हिकरी डिकेरी डोकरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। चाहत मस्त होकर नाच रही थी, लेकिन कोई था जो गाड़ी में बैठे हुए अपनी लाल आंखों से चाहत को गुस्से में घूर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। जब चाहत पार्टी से निकली थी तो अर्जुन भी चाहत के पीछे ही निकल गया था। और अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। गाना खत्म होने के बाद चाहत रुक जाती है और मुस्कुराकर हंसते हुए बच्चों की तरह को देखने लगती है, क्योंकि बच्चे भी चाहत के साथ नाच रहे थे। और तभी चाहत को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस होता है। अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस करके चाहत के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और चाहत को गुस्सा भी आता है, क्योंकि अर्जुन की छुअन का एहसास अभी चाहत को नहीं था। चाहत गुस्से में अर्जुन के हाथ को अपने पेट से हटा देती है और थप्पड़ मारने के लिए पीछे पलटती है। लेकिन अर्जुन को देखकर चाहत का हाथ हवा में ही रुक जाता है और चाहत की दिल की धड़कनें एकदम से रुक जाती है। चाहत अर्जुन को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। चाहत के चेहरे पर बालों की कुछ लेट थी और बारिश के पानी की बूंदें चाहत की चेहरे पर, आंखों पर, होठों पर, गर्दन पर, सीने पर और उसके पेट पर ठहरी हुई थी, जो चाहत को इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत और हॉट बना रहे थे। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और जो कपल चाय की दुकान पर था, बारिश बंद हो जाने के बाद वह भी अपनी दुकान बंद करके अपने बच्चों को अपने साथ ले जाता है। और अब वहां पर सिर्फ अर्जुन और चाहत ही थी, जो इस वक्त सड़क के बीच खड़े थे। अर्जुन ने चाहत का हाथ पकड़ रखा था और चाहत अर्जुन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सर मेरा हाथ छोड़िए, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे। अर्जुन चाहत को अपनी कार के पास ले जाता है और उस कार से लगा देता है। अर्जुन अपने दोनों हाथ चाहत के अगल बगल रख देता है। अब चाहत अर्जुन और कार के बीच में फंसी हुई थी। चाहत डरते हुए अर्जुन से कहती है, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन अपनी सर्दी निगाहों से चाहत को देख रहा था और चाहत को देखते हुए अर्जुन चाहत से कहता है, तुम्हें जाना है, तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। चाहत हैरान नजरों से अर्जुन को देखने लगती है और फिर सवालिया नजरों से अर्जुन को देखते हुए कहती है, गिफ्ट अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्जुन अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहता है, गिफ्ट तो तुम्हारे पास था बीवी, अगर तुम चाहती तो तुमसे प्यार गिफ्ट मुझे किसी ने नहीं दिया होता। अर्जुन की बात सुनकर चाहत सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को चाहत के कंधे से नीचे की तरफ चाहत की बाजू पर लेकर आता है और फिर उसके हाथ पर लेकर आता है और फिर चाहत के हाथ को पकड़कर चाहत को घुमा देता है और चाहत के हाथ को मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है। चाहत की पीठ अब अर्जुन के सीने से लगी हुई थी और चाहत का चेहरा गाड़ी की तरफ था। चाहत को अपने हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, क्योंकि अर्जुन ने ज्यादा जोर से उसका हाथ नहीं मोड़ा था। अर्जुन दूसरे हाथ से चाहत के बालों को उसकी पीठ से हटकर आगे कर देता है और अब अर्जुन के सामने चाहत की गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि चाहत के पीछे का गला काफी ज्यादा डीप था और उसे पर एक डोरी बंधी हुई थी और नीचे की साइड में सिर्फ 3 इंच की पट्टी थी। और अब अर्जुन की गर्म सांसें से चाहत की गोरी पीठ पर पड़ रही थी, जिसे चाहत के अंदर एक करंट सा दौड़ रहा था। सर ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। और सर आप किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं था। अर्जुन चाहत की गोरी पीठ पर अपनी गम उंगलियां चलते हुए कहता है।
जैसी साड़ी तुमने अब पहनी है बीवी, अगर इसी तरह से साड़ी को पहनकर तुम पार्टी में आती तो मेरे लिए यही गिफ्ट होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब अपने हस्बैंड की बात ना मानने की पनिशमेंट तो मिलेगी ना तुम्हें, ताकि आगे से तुम ऐसी गलती कभी ना करो। पनिशमेंट का नाम सुनते ही चाहत के दिल में एक अलग सा डर बैठ जाता है और चाहत को अर्जुन से डर लगने लगता है। चाहत आगे कुछ समझती उससे पहले ही अर्जुन चाहत को सीधा कर देता है और अब अर्जुन की नज़र चाहत के कांपते हुए होठों पर थी, जिस पर अभी भी बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी। चाहत के होठों को देखकर अर्जुन का भी गला सूखने लगता है और अब अर्जुन अपनी प्यास को बुझाने के लिए चाहत के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अर्जुन की इस हरकत से चाहत एकदम जड़ हो जाती है और अर्जुन चाहत के लोअर लिप्स को अपने मुंह में लेकर शक कर रहा था। और जब चाहत को अपने होठों पर दर्द महसूस होता है तो चाहत अपने होश में आती है और अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। लेकिन अर्जुन चाहत के हाथ को पकड़कर मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है। अर्जुन चाहत के अपर लिप को शक करने लगता है और चाहत के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से चाहत की गर्दन को पकड़ लेता है। अर्जुन पूरी शिद्दत के साथ चाहत के होठों का रस पी रहा था और चाहत को अपने होठों पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अर्जुन चाहत से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्जुन चाहत के निचले होंठ को अपने दांतों के बीच लेकर जोर से बाइट कर लेता है और चाहत की दर्द भरी आह निकल जाती है और अर्जुन चाहत के मुंह में अपनी जीभ को डाल देता है और चाहत के मुंह का पूरा स्वाद लेने लगता है। चाहत को अब अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से चाहत की आंखों से आंसू आने लगते हैं और चाहत को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और चाहत को सांस ना लेते हुए देखकर अर्जुन चाहत को छोड़ देता है और अर्जुन के छोड़ने के साथ ही चाहत जोर जोर से सांस लेने लगती है। चाहत और अर्जुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा करीब खड़े हुए थे, इसीलिए चाहत के जोर जोर से सांस लेने पर चाहत का सीन अर्जुन के सीने से टकरा रहा था। अर्जुन अपना सर चाहत के सर से तक देता है और अर्जुन की गहरी नज़र अभी भी चाहत के लाल हो चुके होठों पर ही टिकी थी। चाहत अपनी सांसों को संभालने के बाद अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर अर्जुन को जोर से धक्का दे देती है। अर्जुन, जिसकी पकड़ अभी चाहत पर ढीली थी और चाहत के धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाता है। चाहत गुस्से में अपनी एक उंगली अर्जुन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, मुझे छूने की? आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं, आपकी मिस्ट्रेस नहीं। चाहत की बातें अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभते हैं और चाहत की बातें अर्जुन के गुस्से को और हवा दे देती हैं। अर्जुन गुस्से में चाहत के बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसे करीब कर लेता है और जोर से चाहत के बालों को खींच देता है। अर्जुन चाहत की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें अपने बिस्तर तक ले जाने का पूरा हक है। मुझे, बीवी हो तुम मेरी, और दोबारा अपनी जुबान पर मिस्ट्रेस जैसे गंदे शब्द मत लेकर आना, वरना तुम्हें अपने बिस्तर पर लाने के लिए एक पल नहीं सोचूंगा मैं। और एक बात याद रखना बीवी, बिस्तर पर मैं जंगली शेर हूं। तुम दर्द से तड़पती रहूंगी, रोती रहोगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और अब अर्जुन चाहत की सुरहीदार गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है और वहां पर जोर से बाइट कर लेता है और चाहत के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल जाते हैं। और फिर अर्जुन बाइट की जगह पर ही जोर से शक करता है, जिससे लाल निशान चाहती गर्दन पर बन जाता है। फिर अर्जुन चाहत के सीने पर अपने दांत गड़ा देता है और जोर से बाइट कर लेता है। अर्जुन चाहत के सीने को भी शक करता है और वहां पर भी लव बाइट बन जाता है। और अब अर्जुन चाहत को हल्का लिफ्ट करता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और चाहत को कार की बोनेट पर लिटा देता है। अर्जुन की आज की हरकतें चाहत के लिए किसी सदमे से काम नहीं थी। चाहत ने कभी अर्जुन को लेकर ऐसा नहीं सोचा था और चाहत को बिल्कुल नहीं लगा था कि अर्जुन उसके साथ इतना जल्दी क्लोज आने लगेगा। चाहत ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चाहत की आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। चाहत अर्जुन को रोकना चाहती थी, लेकिन अर्जुन चाहत की सुन ही नहीं रहा था।
और अब अर्जुन नीचे झुकते हुए चाहत के पेट के पास आता है। अर्जुन चाहत की साड़ी को उसके पेट से हटा देता है और चाहत का गोरा कोमल सा पेट अर्जुन के सामने आ रहा था। और अब अर्जुन चाहत के पेट पर अपने गर्म होठ रख देता है और चाहत के पेट को शक करने लगता है। और अब चाहत की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं। अर्जुन के होंठ को अपने पेट पर महसूस करके चाहत के पेट में तो जैसे तितलियां उड़ने लगते हैं। चाहत को अपने शरीर में बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगती है। एक अजीब सब करंट चाहत को अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रहा था। अर्जुन चाहत के पेट पर अपनी शिद्दत लूट रहा था और चाहत के कोमल पेट को अपने होठों से चूम रहा था। और अब अर्जुन चाहत के पेट पर भी अपने दांत गड़ा देता है और जोर से चाहत के पेट पर बाइट कर लेता है। और कोई दूर से ही अर्जुन और चाहत के रोमांस को देख रहा था और इस वक्त उसे शख्स की आंखें गुस्से से लाल थी। उसे अर्जुन का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चाहत उसे साफ साफ नजर आ रही थी। और उसे इंसान से अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वह आदमी एक पत्थर उठाता है और जोर से अर्जुन की गाड़ी की तरफ फेंक देता है और फिर वहां से तेजी से निकल जाता है। आवाज सुनकर चाहत भी अपने होश में आती है और फिर अर्जुन को खुद से दूर करते हुए कहती है, सर प्लीज मुझे छोड़िए, हम सड़क के बीचों बीच हैं। ये आपका ऑफिस या बेडरूम नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आवाज अर्जुन को भी सुनाई देती और अर्जुन भी चाहत की बात को समझ रहा था, इसलिए अर्जुन भी चाहत से अलग हो जाता है और चाहत के हाथ को पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। और अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है और अब चाहत को डर लग रहा था कि पता नहीं अर्जुन अब उसे कहाँ ले जा रहा है। चाहत कुछ कहने को होती है, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन चाहत को एक उंगली दिखाते हुए कहता है, एक और शब्द नहीं। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा और इस बार रुकूंगा नहीं। अर्जुन की बात सुनकर चाहत डर जाती है और खामोशी से बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन की गाड़ी चाहत के घर के सामने आकर रुकती है। चाहत अपने घर को सामने देखकर खुश हो जाती है और फिर अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन कहता है, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ, जाकर आराम करना और कल सुबह टाइम से ऑफिस आ जाना। चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। चाहत एक कदम आगे बढ़ती है कि वापस से खिड़की की तरफ झुककर अर्जुन से कहती है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और अर्जुन बस अपनी पलकें झपक देता है और अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हुए वहां से चला जाता है। चाहत बिल्कुल बेखबर होकर अर्जुन को जाते हुए देख रही थी। इस बात से अनजान कि एक बहुत बड़ा तूफान उसके घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा है। चाहत पलटकर अपने घर के अंदर जाती है और अंदर का नजारा देखकर चाहत की तो जैसे धड़कनें ही रुक जाती हैं। चाहत की मां घुटनों के बाल बैठी हुई थी और उसके सामने एक आदमी अपने एक पैर पर पैर रखकर किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। चांद जल्दी से अपनी मां के पास जाती है और कंधे से उन्हें पकड़ लेती है। मुस्कान नजर उठाकर चाहत की तरफ देखती है और चाहत अपनी मां के चेहरे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है और चाहत कांपते हाथों से अपनी मां के चेहरे को पढ़ती है तो उसकी मां के गाल पर उंगलियों के निशान थे, जो बता रहे थे कि किसी ने उसकी मां के गालों पर जैसे थप्पड़ों की बरसात करी हो। और तभी चाहत के पास एक लड़का आता है और चाहत के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है और चाहत को मुस्कान से अलग करते हुए जमीन पर पटक देता है। चाहत को इस तरह जमीन पर पटकने से चाहत की दर्द भरी चीख निकल जाती है और जब मुस्कान के कानों में अपनी बेटी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है तो मुस्कान अपना चेहरा घूमकर चाहत की तरफ देखती है। मुस्कान जल्दी से चाहत के पास जाने लगती है तो कुर्सी पर बैठा इंसान मुस्कान के हाथ को पकड़ लेता है। मुस्कान अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी मुस्कान का हाथ नहीं छोड़ता और तभी एक लड़का मुस्कान के पास आता है और मुस्कान के बालों को पकड़कर उसे बैठा देता है। खुद चाहत के सामने पंजों के बल बैठ जाता है। चाहत अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो सामने बैठे इंसान को देखकर चाहत एकदम डर जाती है।
उसके शरीर में डर से कप-कप आहत होने लगती है। और तभी मुस्कान अपनी बेटी को बचाते हुए गिड़गिड़ा कर कहती है, कार्तिक प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरी बेटी मेरी गलती कभी नहीं दोहराएगी। मैं वादा करती हूँ। तुमसे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कार्तिक मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। बीच सड़क पर चाहत और अर्जुन को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। लेकिन कार्तिक को तो जैसे मुस्कान की कोई बात सुने ही नहीं देती और कार्तिक खींचकर एक थप्पड़ मुस्कान के गाल पर मार देता है, जिससे मुस्कान दोबारा से जमीन पर गिर जाती है। मुस्कान अपनी बेटी के पास जाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान मुस्कान का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मुस्कान गिड़गिड़ाते हुए उसे इंसान के पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, भैया चाहत को छोड़ दीजिए। चाहत ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। कार्तिक को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चाहत ऐसा नहीं कर सकती भैया। कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान पृथ्वीराज माहेश्वरी है, जो मुस्कान का भाई और चाहत के मामा जी हैं। पृथ्वीराज और मुस्कान दोनों सौतेले भाई बहन हैं। पृथ्वीराज मुस्कान के पिता विजेंद्र नाथ माहेश्वरी के पहली पत्नी के बेटे थे और मुस्कान उनके दूसरी पत्नी की बेटी थी। जब तक विजेंद्र नाथ इस दुनिया में थे, मुस्कान पर अपनी जान छिड़कते थे। उनके लिए उनकी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी थी। विजेंद्र नाथ के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी मुस्कान को नजर उठाकर भी देख सके। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जब मुस्कान प्रेग्नेंट हो गई थी तो विजेंद्र नाथ ने मुस्कान की इतनी बड़ी गलती को भी माफ कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज को मुस्कान से बचपन से ही जलन थी, क्योंकि विजेंद्र नाथ सबसे ज्यादा प्यारी मुस्कान से करते थे। जब तक विजेंद्र नाथ थे, मुस्कान ने चाहत को जन्म दे दिया था और जब चाहत 5 साल की हुई तब विजेंद्र नाथ हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और तब से पृथ्वीराज ने मुस्कान और चाहत को जैसे कैद कर लिया था। पृथ्वीराज जरा सी गलती पर भी चाहत और मुस्कान को बहुत मारते पीटते थे। जब से विजेंद्र नाथ इस दुनिया से गए थे तब से मुस्कान की जिंदगी जैसे नरक बन गई थी। मुस्कान ने कितनी बार सोचा कि अपने आप को जान से मार दे, लेकिन चाहत की वजह से मुस्कान कभी अपनी जान नहीं ले पाई। शायद वह कहते हैं ना कि जिन लड़कियों के बाप नहीं होते उन्हें ये दुनिया बता देती है कि उनका कोई नहीं है और उन्हें अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। इस मर्दों से भरी दुनिया में कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। पहले मुस्कान घर घर जाकर म्यूजिक ट्यूशन दिया करती थी। फिर उसके बाद मुस्कान ने स्कूल में म्यूजिक पढ़ना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे फिर मुस्कान कॉलेज तक पहुंच गई थी और आज मुस्कान कॉलेज में एक म्यूजिक प्रोफेसर थी। और जब चाहत अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए देखी थी तो उससे भी रहा नहीं जाता था। इसीलिए चाहत ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं करी थी कि मिडिल में ही चाहत ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था। पहले किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब किया था और फिर उसके बाद चाहत को भी शेखावत कंपनी में जॉब मिल गई थी। पृथ्वीराज ने मुस्कान और चाहत को बोल रखा था कि अगर उनसे जरा सी भी गलती हुई या फिर उन्हें किसी भी गैर मर्द के साथ देखा गया तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे। कार्तिक चाहत और मुस्कान पर नजर रखता था। जरा सी भी गलती हो जाने पर कार्तिक तुरंत अपने पिता को बता दिया करता था। कार्तिक चाहत को बहुत मारता था। कार्तिक ने बचपन से ही चाहत को बहुत मारा है। इसीलिए चाहत कार्तिक से बहुत डरती है। चाहत के एक और मामा जी थे चंदन राज महेश्वरी, जिनकी पत्नी सुनीता थी। चंदन पहले अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब चंदन को भी मुस्कान की प्रेगनेंसी की बात पता चली थी तब से चंदन ने भी अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इसीलिए चाहत हमेशा मर्दों से दूर रहती थी और अपनी खूबसूरती को हमेशा छुपा कर रखती थी, वरना किसी लड़की को अपनी खूबसूरती पर गर्व नहीं होता। कौन लड़की अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखना चाहती है, लेकिन चाहत की मजबूरी थी। चाहत चाहकर भी अपनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती। कार्तिक चाहत की बाल पड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और बहुत ही गुस्से में कहता है,
अभी 2 दिन पहले ही मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तू फिर भी नहीं मानी। मानती कैसे, तेरे अंदर भी तो गंदा खून ही है ना, इसीलिए तो बीच सड़क पर ही रंगलियां बना रही थी। चाहत के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए चाहत बस खामोश थी और चाहत की नजरें नीचे झुकी हुई थी। मुस्कान चाहत से कहती है, बेटा तू बताती क्यों नहीं है कि जो भी कार्तिक बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है। तूने ऐसा कुछ नहीं किया। बोल दे मेरी बच्ची, बोल दे कि ये सब कुछ झूठ है। कार्तिक को कोई गलतफहमी हुई है। तूने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चाहत की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता और चाहत ऐसे ही सर झुकाकर बस रोए जा रही थी तो कार्तिक अपनी छड़ी निकलते हुए कहता है, कैसे कुछ बोलेगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा है इसे किसी आदमी के साथ बीच सड़क पर गंदी हरकतें करते हुए। इतनी गंदी हरकतें थी कि मुझे तो देखा भी नहीं गया बीच सड़क पर उस आदमी के साथ। मेरे समझाने के बाद भी तुम मेरे खिलाफ गई, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम गलती से भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करोगी। मुस्कान देखी है कि कार्तिक छड़ी से चाहत को मारने वाला है तो चाहत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए पृथ्वीराज के पैर पकड़ लेती है और रोते गिंगड़ते हुए कहती है, नहीं भैया, माफ कर दीजिए, उसे मत मारिए, बच्ची है, गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं उसे समझाऊंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। कहिए ना कार्तिक को कि चाहत को ना मारे। भैया प्लीज उसे माफ कर दीजिए, मत मारिए, बच्ची है वो। लेकिन पृथ्वीराज मुस्कान की एक बात नहीं सुनता और झटके से अपना पैर छोड़ते हुए मुस्कान को एक लात मार देता है और मुस्कान मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और उधर छड़ी से कार्तिक चाहत को मारने लगता है। कार्तिक चाहत की खुली पीठ पर छड़ी से मार रहा था और चाहत की गोरी पीठ पर हर एक छड़ी का निशान बन रहा था, लेकिन चाहत के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी और चाहत अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि चाहत जानती थी कि मुंह से निकली एक भी आवाज उसके माँ के दिल को ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। बच्चे पर आई एक भी खरोच माँ के दिल को हिलाकर रख देती है। और ऐसा ही हाल कुछ मुस्कान का भी था। मुस्कान अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को पीटते हुए देख रही थी और मुस्कान से देखा नहीं जाता। मुस्कान खड़ी होती है और चाहत के पास भाग कर आती है और चाहत के ऊपर लेट जाती है, जैसे चाहत पर पड़ रहे छड़ी को अपने ऊपर लेना चाहती हो। लेकिन कार्तिक अपने हाथ नहीं रोकना और एक दो छड़ी मुस्कान की कमर पर भी गुस्से में मार देता है। लेकिन फिर पृथ्वीराज हाथ दिखाकर कार्तिक को रोक देते हैं और अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, आज का सबक याद रखना, अगली बार अगर चाहत को कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए देखा तो हम चाहत को जान से मार डालेंगे। इसीलिए समझा दो अपनी बेटी को अपनी खूबसूरती की नुमाइश ना करें और आज के बाद यह इस तरह के कपड़ों में नजर ना आए। आज इसने साड़ी पहनी है, लेकिन आइंदा से इसके जिस्म पर हमेशा की तरह ही पूरे कपड़े होने चाहिए, ना कि ये जिस्म को दिखाती हुई साड़ी। और लड़की तुम भी याद रखना, अगर दोबारा से तुम किसी भी लड़के के साथ हमें दिखाई दी तो दोबारा तुम अपनी माँ को नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम्हें मरने से पहले हम तुम्हारी माँ को जान से मार डालेंगे। और पृथ्वीराज वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। कार्तिक भी उनके पीछे चाहत और मुस्कान को घूरते हुए चला जाता है। आंसू तो चाहत की आंखों में भी बहुत है, लेकिन चाहत अपने आंसुओं को पूछते हुए अपनी माँ को संभालती है। 2 बार गुस्से में जमीन पर पटकने की वजह से चाहत के पैर और कोहनी में भी बहुत चोट आई थी, लेकिन चाहत अपने सभी दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी माँ को संभालती है। दूसरी तरफ रिंकी का घर। रिंकी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी कि तभी रिकी को अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होने लगता है और फिर रिकी को अपनी सांसें भी घुटती हुई सी महसूस होती हैं। रिंकी बेचैन होकर अपने शरीर को हिलने लगती है, लेकिन तभी रिकी को एक जकड़न से महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा है और रिंकी डर से अपनी आंखें खोल देती है। कमरे में अंधेरे होने की वजह से रिंकी को चेहरा दिखाई नहीं देता,
लेकिन कोई था जो इस वक्त रिकी को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों का रस पी रहा था। और यह महसूस करते ही रिंकी का शरीर डर से कांपने लगता है, लेकिन रिकी को ये छुअन काफी जानी पहचानी लग रही थी। रिंकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे इंसान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे इंसान की पकड़ रिकी पर काफी मजबूत थी। रिंकी अपने आप को 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज और कार्तिक अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे, लेकिन कार्तिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कार्तिक गुस्से में पृथ्वीराज से कहता है, पापा आप कुछ चाहत को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने उसे आदमी के साथ बहुत ही करीब देखा था। अगर हमने अभी कुछ नहीं कर तो चाहत भी मुस्कान बुआ जैसे ही गलती करेगी, और हम फिर से पूरे देहरादून में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पृथ्वीराज कार्तिक को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ कार्तिक, हमने कुछ सोचा है चाहत के लिए। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। कपूर मेशन। रिंकी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने रिकी को मोंटी का चेहरा दिखा देता है। मोंटी को अपने सामने देखकर रिंकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मोंटी पूरी शिद्दत से रिंकी के होठों का रस पी रहा था। मोंटी रिंकी के होठों को शक कर रहा था। रिंकी अपनी पूरी ताकत लगाकर मोंटी को धक्का लगती है। धक्का लगने से मोंटी बेड के साइड में गिर जाता है और रिंकी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। मोंटी मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखता है और आराम से बिस्तर पर लेट जाता है। रिंकी अपनी सांसों को कंट्रोल करके गुस्से में मोंटी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे घर पर आए कैसे? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रिंकी इस वक्त गुस्से में मुंह खुला है, बेड पर बैठी हुई थी। मोंटी मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और रिंकी को ध्यान से देखते हुए कहता है। रिंकी मोंटी को खामोश देखकर मोंटी से कहती है, तुम कुछ बोलोगे भी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटी रिंकी की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू। मोंटी की बात सुनकर रिंकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और रिंकी के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? आई लव यू, और मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूं। दोबारा से मोंटी के पास सुनकर रिंकी कहती है, अच्छा, आप उस रात की वजह से ये सब कुछ कह रहे हैं ना? तो मैं आपको समझता हूं। उस रात मेरे दोस्तों के साथ मेरी शर्त लगी थी और इसीलिए मैं आपके पास आई थी, वो तो बस। मोंटी रिंकी की बात को बीच में काटते हुए कहता है, उसे वक्त तुम मेरे पास क्यों आई थी? क्यों नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हें यही बताना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी भी करूंगा। रिंकी, लेकिन मेरी शादी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मोंटी गुस्से में कहता है, तुम नहीं आप अपने होने वाले पति को तुम नहीं आप कहकर बुलाते हैं। मोंटी की बात सुनकर रिंकी गुस्से में बढ़कर मोंटी को कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। देखिए, मेरे पापा ने मेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ फिक्स कर दिया। भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा। तुमसे मोहब्बत मैंने तुम्हारी शादी में नाचने के लिए नहीं की है। तुम मेरी हो और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। रिंकी भी गुस्से में कहती है, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था आपके साथ और कुछ नहीं। आप तो उसे मजाक को सीरियस ही लेकर बैठ गए। मजाक तुमने किया था, मैं नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो तुमसे प्यार किया है और अब मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। रिंकी, आप जानते भी हैं मेरी शादी किससे होने वाली है? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बल्कि एशिया की ही सबसे बड़े बिजनेसमैन है वो। मोंटी मुस्कुरा कर कहता है, और मैं कौन हूं यह जानती हो? तुम मेरा नाम क्या है पता है तुम्हें? मोंटी की बात सुनकर रिंकी के मुंह पर खामोशी का ताला लग जाता है, क्योंकि रिंकी सच में मोंटी के बारे में कुछ नहीं जानती थी।
मोंटी रिंकी के बिस्तर से खड़े होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, नहीं जानती तो जान जाओगी। बहुत जल्द तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर अपने होने वाले पति के बारे में जानना हर पत्नी का हक होता है। अब तुम आराम से सो जाओ, हम बहुत जल्द मिलेंगे। मोंटी जाने के लिए पीछे मुड़ता है लेकिन फिर रुक जाता है और वापस से रिंकी की तरफ मुड़ता है तो रिंकी सवालिया नजरों से मोंटी को देखने लगती है। मोंटी वापस से रिंकी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है और नीचे झुककर प्यार से रिंकी के माथे को चूम लेता है और फिर एक आंख विक कर देता है। और रिंकी हैरान नजरों से मोंटी को देखते रह जाती है और मोंटी वहां से चला जाता है। मोंटी के जाने के बाद रिंकी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। चाहत का घर। चाहत ने मुस्कान को खाना खिलाकर सुला दिया था और अब चाहत फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ी थी। चाहत अपने कपड़े उतारकर अपनी कमर पर बने छड़ी के निशाने को देखने लगती है। चाहत के लिए ये जख्म कोई नई बात नहीं थी क्योंकि कार्तिक बचपन से ही चाहत के शरीर पर ऐसे जख्म देता आ रहा था। जख्म देखने के बाद भी चाहत की आंखों में एक भी आंसू का खतरा नहीं था। चाहत जख्म देखने के बाद अपने कपड़े पहन लेती है और फिर तभी चाहत की नज़र अपनी गर्दन पर बने उसे निशान पर जाती है जो अर्जुन ने बनाए थे। एक निशान चाहत की गर्दन पर था और एक चाहत के सीने पर। चाहत लव बाइट्स को छूकर देखने लगती है और फिर कब चाहत की आंख से आंसू का खतरा लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। चाहत को पता ही नहीं चलता और फिर जताया उन पलों में खो जाती है जब अर्जुन चाहत की करीब आया था, जब अर्जुन ने बीच सड़क पर अपना हक चाहत पर जताया था। और उन पलों को याद करते हुए चाहत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चाहत के दिल में एक अनचाहा दर्द होता है, किसी ऐसे इंसान को खोने का जिसे चाहत खोना नहीं चाहती। चाहत अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाकर खुद से ही कहती है, अगर मैं चाहूं तो भी आपको आपके हक नहीं दे सकती। सर, मैं नहीं अपना सकती आपको, मेरे ऊपर मेरी माँ की जिम्मेदारी है और मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे आपका प्यार मिलेगा, लेकिन वो खुश नसीब मेरे नसीब में नहीं। मेरे जैसी नाजायज लड़की आपके प्यार के काबिल नहीं है सर। चाहत अपने हाथ की हथेली को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, हम दोनों की तकदीर बहुत अलग है। हम दोनों की लकीरें एक दूसरे से नहीं मिलती। मैं जमीन और आप आसमान, मैं अंधेरा हूं और आप सुनहरी धूप। हम दोनों की तकदीर कभी एक नहीं हो सकती। चाहत को अपने शरीर से ज्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था और चाहत अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए पेट के बल ही बिस्तर पर लेट जाती है। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना हन नामुमकिन है, तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा न्याय नहीं कर सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू मैं हूँ, सहरा सा फासला न मिटेगा। जो है फेल सा जो खत्म न होगा, तू ऐसा सफ़र है, मैं रात का लम्हा तू धूप सहर है। और फिर ना जाने रात के किस पहर में चाहत नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह मुस्कान सुबह में बहुत जल्दी उठ गई थी और मुस्कान ने चाहत के लिए चाहत की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था और चाहत का मनपसंद खाना बनाकर उसके लंच के लिए टिफिन भी पैक करती है। सारा ब्रेकफास्ट ट्रे में रखकर मुस्कान चाहत के कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी चाहत कमरे से बाहर आई हुई नजर आती है। चाहत अपने ऑफिस का फॉर्मल सूट पहनकर आ चुकी थी, ग्रे पेंट, वाइट शर्ट एंड ग्रे ब्लेजर, और हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस अपनी आंखों पर मोटा सा चश्मा। चाहत ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और चाहत को इस तरह ऑफिस के कपड़ों में तैयार देखकर मुस्कान चाहत से कहती है, बेटा तुम ऑफिस जा रही हो लेकिन आज तुम्हें आराम करना चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें दर्द हो रहा होगा और कल रात तुमने मुझे तो जबरदस्ती सुना दिया, लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने दवाई नहीं लगाई होगी। तुम अभी कमरे में जाओ और अपने कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट जाना। मैं दवाई लेकर आता हूं, ठीक है? चाहत मुस्कान को रोकते हुए कहती है, माँ मैंने दवाई खा ली है और मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मुझे कुछ नहीं होगा और मैं सच बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मुझे ऑफिस जाना है। आज अर्जुन सर की सक्सेना ग्रुप के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसकी फाइल के सारे नोट्स मेरे पास हैं। मुझे ऑफिस जाना होगा। माँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल इस वक्त मेरे हाथ में है। और चाहत वहां से जाने लगती है कि कभी मुस्कान चाहत का हाथ पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है, तो चली जाना, लेकिन कम से कम नाश्ता तो करके जा। आज मैं तेरी पसंद का नाश्ता बनाया। और जब तक तू नाश्ता करेगी मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, वो भी हो जाएगी। चाहत, नहीं माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ और लेट नहीं हो सकती। मुझे अभी जाना है। आपको जो भी बात करनी है वह हम रात में करेंगे और नाश्ता वो मैं ऑफिस में कर लूंगी। अभी मुझे जाना है माँ, प्लीज प्लीज अभी जाने दो। इतना बोलकर चाहत वहां से भागते हुए निकल जाती है। चाहत एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। चाहत ऑटो में बैठे हुए खुद से ही कहती है, मैं जानती हूँ माँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आई एम सॉरी माँ। दूसरी तरफ शेखावत कंपनी। अक्षय लिफ्ट से निकालकर अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि तभी अक्षय किसी से टकरा जाता है। अक्षय का पूरा ध्यान उसके फोन पर था, इसीलिए अक्षय ने सामने से आ रहे शख्स को नहीं देखा था और टकराने की वजह से अक्षय का फोन जमीन पर गिर जाता है और उसके साइड का एक कोना टूट जाता है। अक्षय बिना सामने देख गुस्से में भड़कते हुए कहता है, व्हाट द हेल, आंखें खराब हो गई है, दिखाई नहीं देता। और तभी सामने से एक प्यारी सी आवाज आती है, सर मैं देखकर ही चल रही थी लेकिन आपका ही ध्यान अपने फोन पर था। अगर आप भी सामने देखकर चलते तो शायद आपका नुकसान नहीं होता। अक्षय जिससे टकराया था वो सिम्मी थी और अक्षय का जवाब देने के बाद सिम्मी वहां से चली जाती है और अक्षय कुछ नहीं बोल पाता और बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। चाहत का घर। चाहत के जाने के बाद मुस्कान को याद आता है कि चाहत के लिए मुस्कान ने टिफिन भी पैक किया था, लेकिन चाहत तो जा चुकी थी। मुस्कान अपने आप से ही बोलती है, यह लड़की हमेशा जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाती है। यह लड़की टिफिन भी घर ही भूल गई। मैं इसके लिए इसकी पसंद का टिफिन बनाया था। और फिर मुस्कान कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, मैं ही चाहत के ऑफिस चले जाती हूँ, उसे टिफिन भी दे दूंगी और मेरी बात भी हो जाएगी। सिम्मी अक्षय को सुनाकर चली जाती है और अक्षय बस उसे खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। अक्षरा सिम्मी को जाते हुए देख रहा था कि तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और अक्षय का ध्यान अपने पीछे खड़े मोंटी पर जाता है और अक्षय की आंखें गुस्से से बंद हो जाती हैं। अक्षय पीछे पलटकर देखता है तो मोंटी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था और अक्षय का ध्यान अपने पीछे खड़े मोंटी पर जाता है और अक्षय की आंखें गुस्से से बंद हो जाती हैं। अक्षय पीछे पलटकर देखता है तो मोंटी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको सिम्मी भाभी सुनकर चली गई और आप कभी भी बस खड़े खड़े देखते रह गए। आपका कुछ नहीं हो सकता। अक्षय मोंटी के पास आकर कहता है, दांत दिखाना बंद कर अपने, वरना यह दांत है ना सारे जमीन पर गिर जाएंगे और इन्हें सबमिट कर तुझे अपनी जेब में लेकर जाने पड़ेंगे, समझा तू? और जितना तुम मुझ पर हंस रहा है ना, एक दिन बेटा मैं भी तुझ पर रखूंगा। आने दे बस तो जरा वो दिन। मोंटी हंसते हुए कहता है, वह दिन कभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि मैं आपकी तरह अपने प्यार को खुद से दूर जाने का मौका कभी नहीं दूंगा। मेरी जंगली बिल्ली हमेशा मेरे पास रहेगी। अक्षय, तुझे जानवरों के अलावा और कोई नाम नहीं मिलता क्या? कबूतरी जंगली बिल्ली क्या क्या नाम देता है? मोंटी, वो तो भाई मैं अपने अकॉर्डिंग नाम दिया है। भाभी को कबूतरी, बाकी आप बता दीजिए, हम उसी नाम से बुलाएंगे भाभी को। अक्षय अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, बकवास बंद कर और जल्दी चल, वरना सुबह सुबह ना मुझे और तुझे दोनों को ही देवी की डांट पड़ जाएगी।
अक्षय जबरदस्ती मोंटी को खींचकर अर्जुन की केबिन में ले जाता है। अक्षय और मोंटी जब अर्जुन के केबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन फाइल खोलकर उसमें कुछ पढ़ रहा है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। अक्षय अर्जुन के पास आ गए। अर्जुन से कहता है, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड होकर फाइल को बंद कर देता है और गुस्से में अक्षय से कहता है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इस फाइल में कितनी सारी मिस्टेक्स है, ये फाइल किसने चेक करी? अक्षय फाइल को देखते हुए कहता है, ये फाइल तिवारी ग्रुप की फाइल है ना, इस कंपनी को तो मिस माहेश्वरी ने चेक किया था, तू मिस माहेश्वरी को बुला। चाहत का नाम सुनते हैं अर्जुन फिर से गुस्से से भड़क जाता है, क्योंकि चाहत अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। और अर्जुन जब सुबह ऑफिस आया था तो अर्जुन बड़ी ही बेसब्री से चाहत का इंतजार कर रहा था कि चाहत अभी उसके लिए कॉफी लेकर आएगी और उसका शेड्यूल उसे बताइए, लेकिन चाहत तो अभी तक ऑफिस आई ही नहीं थी। और इस बात से अर्जुन और भी ज्यादा गुस्से में था। जरा सा एम्प्लॉय को छूट दो तो वो सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं, और यही मिस माहेश्वरी के साथ हो रहा है। मैंने मिस माहेश्वरी जरा सी छूट क्या दी तो मिस माहेश्वरी लेते आना शुरू कर दिया। अर्जुन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी चाहत अर्जुन के केबिन में कॉफी और उसका शेड्यूल लेकर आ जाती है। चाहत अर्जुन की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती। चाहत कॉफी अर्जुन की टेबल पर रखते हुए अर्जुन का शेड्यूल भी टेबल पर रख देती है और अपना सर झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी सर, कल रात बारिश में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं सुबह ऑटो से आई थी और ऑटो भी रास्ते में खराब हो गया था, इसीलिए आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अर्जुन गुस्से में चाहत को डांटे हुए कहता है, मिस माहेश्वरी अपने ऑफिस को क्या समझ लिया है, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आपको सुबह घर से जल्दी निकलना चाहिए था। मुझे काम के प्रति लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और यह बात आप अच्छे से जानती हैं। मिस महेश्वरी आज गलती करी है, आगे से ऐसी गलती मत करना। यहाँ मैं सिर्फ आपका बॉस हूँ और कुछ नहीं। चाहत अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहती है, यस सर, मैं आगे से याद रखूंगी और आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अर्जुन तिवारी कंपनी की फाइल को टेबल पर पटकते हुए कहता है, लगता है मिस माहेश्वरी आपका ध्यान आजकल काम पर नहीं है, इसीलिए आपको कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रही हैं। इस फाइल को दोबारा चेक कीजिए, इस फाइल में बहुत गलतियां हैं। चाहत, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। चाहत अर्जुन के टेबल से फाइल उठाती है और फिर अपने केबिन की तरफ चली जाती है। चाहत के चले जाने के बाद अक्षय और मोंटी अर्जुन के सामने रखी चेयर पर बैठ जाते हैं। अक्षय अर्जुन से कहता है, बस कर यार, अब तो अपना गुस्सा शांत कर ले। मिस माहेश्वरी आ गई है और मिस माहेश्वरी अपना काम अच्छे से करती है। 4 साल से मिस माहेश्वरी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। कभी कभी तो भगवान को भी आने में देरी हो जाती है। मिस माहेश्वरी तो फिर भी इंसान है। मोंटी, हाँ भाई, और मुझे तो लगता है कि शायद मिस माहेश्वरी से पहली बार कोई फाइल चेक करने में गलती हुई है, या फिर वो फाइल मिस माहेश्वरी ने चेक ही नहीं करी होगी। वो फाइल पक्का किसी और ने चेक करी होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि मिस माहेश्वरी ने कोई फाइल चेक करी हो, और वो भी इतनी लापरवाही से कि उसे फाइल में इतनी गलतियां निकले। इम्पॉसिबल भाई, मिस माहेश्वरी ने आज तक किसी भी काम में कोई लापरवाही नहीं करी है और उन्हीं की तरफ से आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। इन 4 सालों में मिस माहेश्वरी का रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। अर्जुन अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर कहता है, अगर तुम दोनों का मिस माहेश्वरी पुराण खत्म हो गया हो तो अब तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? अक्षय, हाँ, मैं तो बस यहाँ पर वह सक्सेना कंपनी की फाइल लेने आया था। मोंटी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है भाई। अर्जुन अक्षय को सक्सेना कंपनी की फाइल दे देता है और अक्षय फाइल लेकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। मोंटी अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। अर्जुन कुछ पल तो अपनी फाइल में काम करते हुए मोंटी के कुछ बोलने का इंतजार करता है,
लेकिन जब मोंटी कुछ नहीं बोलता तो अर्जुन अपनी फाइल को बंद करके टेबल पर रख देता है और अपनी कुर्सी पर लीन होकर बैठ जाता है। क्या हुआ, क्या बात करनी है तुम्हें? मोंटी नजर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा है और फिर अर्जुन से अपनी नजर चुराते हुए इधर-उधर देखने लगता है। मोंटी अपने दोनों होठों को अपनी जीभ से गिला करता है और हिम्मत करके अर्जुन से कहता है, भाई आप में वो आप मिस कपूर से शादी करना चाहते हैं? मोंटी की बात सुनकर अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके मोंटी को देखने लगता है। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं मिस कपूर से शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी। मोंटी गहरी सांस लेता है और अपनी कुर्सी पर फिर से एडजस्ट होते हुए कहता है, प्लीज भाई मैं चाहता हूं कि आप मिस कपूर से शादी ना करें। मैं जानता हूं भाई कि आप मिस कपूर से कोई प्यार नहीं करते, लेकिन मैं। अर्जुन सवालिया नजरों से मोंटी को देखते हुए कहता है, लेकिन क्या? लेकिन मैं क्या छोटे? मोंटी गहरी सांस लेता है और सारी हिम्मत इकट्ठा करके अर्जुन से कहता है, लेकिन मैं मिस कपूर को पसंद करता हूं और मिस कपूर से शादी भी करना चाहता हूं। मोंटी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अर्जुन जल्द ही उसे छुपाते हुए कहता है, लेकिन तुम मिस कपूर को कैसे जानते हो और मिस कपूर से शादी क्यों करना चाहते हो? भाई जब मैं लास्ट टाइम मुंबई गया था, मेरी मुलाकात मिस कपूर से मुंबई में ही हुई थी। और फिर मोंटी अर्जुन को रिंकी और अपने बीच में हुई सारी बातें बता देता है। मोंटी अपनी सारी बात बताकर चुप होता है कि तभी पीछे से किसी के दो लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। और जब मोंटी पीछे पलट कर देखता है तो अक्षय और विक्रांत दोनों ही अपना पेट पकड़कर मोंटी की बातों पर हंस रहे थे। अक्षय अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा तो मिस कपूर है तेरी जंगली बिल्ली। हाँ, सुबह मुझे यही बोल रहा था ना कि मेरी वाली तो जंगली बिल्ली है। अब समझ आया कि तूने अपनी वाली का नाम जंगली बिल्ली क्यों रखा है। मिस कपूर मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। विक्रांत, हाँ सही कहा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब जिसने मोंटी सिंह शेखावत को सेड्यूस करने की हिम्मत दिखाई हो उसे तो मारना पड़ेगा भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर विक्रांत और अक्षय दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। मोंटी की गर्लफ्रेंड की कहानी सुनकर और विक्रांत और अक्षय की बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। और फिर विक्रांत मोंटी के पास आकर आंटी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू फिक्र मत कर अर्जुन, वैसे भी तेरी जंगली बिल्ली से शादी नहीं करने वाला क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी मैरिड है। विक्रांत की बात सुनकर पूरे केबिन में एकदम पिन ड्रॉप वाला साइलेंट हो जाता है। और अब अक्षर मोंटी दोनों ही विक्रांत को हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। और तभी मोंटी साइलेंट को तोड़ते हुए कहता है, क्या कहा विक्रांत भाई? अपने भाई ऑलरेडी मैरिड है? मैंने सही सुना, आपने यही कहा था? हाँ, मैं ठीक से सुना था। आपने यही कहा था कि भाई ऑलरेडी मैरिड है, पर कब, कैसे, किससे? अक्षय अर्जुन से सवाल करते हुए कहता है, क्या विक्रांत जो भी बोल रहा है वह सब कुछ सच है? यू आर मैरिड, पर कब और किससे? हु इज शी? अब मोंटी एक्साइटेड होकर अर्जुन से पूछता है, भाई बताइए ना, आपने किससे शादी करी है? मेरी भाभी कौन है? भाभी है बताइए। और आपने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं, इतना पराया कर दिया हमें कि आपने अपनी शादी में हमें बुलाया तक नहीं। आप पापा से नाराज हैं, लेकिन मुझे तो नहीं, वंशिका से तो नहीं, अपने हम दोनों को भी कुछ नहीं बताया, बल्कि अक्षय भैया को भी कुछ नहीं पता। आप जानते हैं ना, जब आपकी शादी के बारे में वंशिका को पता चलेगा तो वंशिका को कितना बुरा लगेगा, वो कितना नाराज होगी आपसे। अक्षय भी मोंटी का साथ देते हुए कहता है, हाँ यही है, तेरी दोस्ती दिखा दिया ना कि मैं तेरा कुछ नहीं लगता। तभी तो तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, और शादी करी तो करी, हमें आज तक पता भी नहीं चलने दिया। अर्जुन दोनों की बातों से इरिटेटेड होते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, कर ली नौटंकी। तो अब सुनो, जब मैं लास्ट टाइम शिमला गया था, शिमला में ही मैंने शादी करी थी, और शादी कोई प्लान करके नहीं हुई थी।
जो मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देकर शिमला बुलाता। सिचुएशन ऐसी बनी कि शादी हमें करनी पड़ेगी वरना मैं शादी नहीं करता। सिचुएशन कैसे सिचुएशन? अक्षय विक्रांत के चेहरे को देखते हुए पूछता है और फिर विक्रांत आगे की सारी कहानी मोंटी और अक्षय को बता देता है। उसे रात रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से मुझे अपने दोस्त के साथ उसकी गांव जाना पड़ा और गांव में परंपरा थी कि उसे रात जो भी कोई एक दूसरे को माला पहनता है उसे अगले दिन शादी करनी पड़ती है, और गलती से मिस माहेश्वरी और अर्जुन ने भांग पी ली और एक दूसरे को माला पहना दी, और फिर इसी वजह से गांव वालों ने अगली सुबह दोनों की जबरदस्ती शादी कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद अक्षय मोंटी के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं थे, लेकिन फिर मोंटी और अक्षय अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों को बहुत धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ हंसता हुआ देखकर अर्जुन की आंखें गुस्से में छोटी हो जाती हैं और अर्जुन गुस्से से कहता है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? कोई जोक सुनाया है विक्रांत ने? अर्जुन की आवाज सुनकर मोंटी तो अपनी हंसी को कंट्रोल करके एकदम चुप हो जाता है, लेकिन अक्षय अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मतलब कमाल है, भांग के नशे में लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, सुना था, लेकिन भांग पीने से किसी के जबरदस्ती शादी हो जाती है, यह पहली बार सुन रहा हूं। मतलब तुम दोनों ने भांग के नशे में गांव की परंपरा के अकॉर्डिंग एक दूसरे को माला पहना दी और फिर तुम्हें शादी करनी पड़ी। अक्षय अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और एकदम सीरियस होकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो अब इस शादी से इनकार कर सकते हो और एक दूसरे से अलग हो सकते हो, और तुम शिमला से आने के बाद अलग अलग रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम दोनों भी इस शादी को नहीं मानते, तो विक्रम तुम्हें इन्हें मैरिड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस शादी का कोई मतलब नहीं। अक्षय अपनी लास्ट की लाइन बोलता है कि तभी चाहत दरवाजे पर दस्तक देखकर दरवाजा खोल देती है। अक्षय की लास्ट की लाइन सुन लेती है। चाहत दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन अपनी चेयर पर बैठे हुए ही चाहत को अंदर आने की परमिशन देता है। चाहत अपने हाथों में एक फाइल लेकर आती है और अर्जुन को देते हुए कहती है, सर, इस फाइल में जो भी मिस्टेक थी मैंने उन्हें सही कर दिया है। और अब अक्षय और मोंटी की नज़र चाहत पर ही थी। फाइल देने के पास चाहत वापस जाने लगती है। चाहत दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ती है, लेकिन फिर कुछ पल रुककर बिना पीछे देख अर्जुन से कहती है, सर, आपके दोस्त सही कह रहे हैं, इस शादी का कोई मतलब नहीं है। आपको आपके दोस्त अक्षय सर की बात मान लेनी चाहिए। और इतना बोलकर चाहत दरवाजा खोलती है और केबिन से बाहर चली जाती है। चाहत के जाने के बाद अर्जुन गुस्से में अपने हाथों की मुठिया बना लेता है और मोंटी और अक्षय दोनों ही सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगते हैं और फिर विक्रांत को देखते हुए अपनी गर्दन ऊपर की तरफ हिलते हैं, जिससे विक्रांत समझ जाता है कि दोनों उससे क्या पूछना चाहते हैं। विक्रांत एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मिस माहेश्वरी इस शादी को नहीं मानती और नहीं अर्जुन को अपना पति मानती है, लेकिन अर्जुन मिस माहेश्वरी को अपनी पत्नी मानता है। अर्जुन ने मिस माहेश्वरी को कुछ समय दिया है इस शादी के बारे में सोचने के लिए। और दोस्तों, मिस माहेश्वरी जैसी दिखती हैं वैसे ही बिल्कुल नहीं। और अब मोंटी और अक्षय दोनों ही विक्रांत को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। विक्रांत कुछ कहने वाला होता है कि तभी विक्रांत को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है। विक्रांत अर्जुन की तरफ देखत है तो अर्जुन गुस्से से विक्रांत की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे वार्निंग दे रहा था, चाहत की खूबसूरती के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मिस माहेश्वरी को पसंद करता है और मिस माहेश्वरी को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहता है और शादी को भी निभाना चाहता है। विक्रांत की बात कहने के बाद मोंटी कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, सही कहा विक्रांत भाई ने, मुझे पता है। भाई मिस माहेश्वरी को अपनी वाइफ क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मिस माहेश्वरी बिल्कुल भाई की तरह है, बिल्कुल प्रोफेशनल, सिर्फ उन्हें अपने काम से मतलब होता है और किसी बात से नहीं। उन्हें अपना काम परफेक्ट करना होता है और भाई को अपना हर एक काम परफेक्ट चाहिए होता है, तो उनके लिए उनके हिसाब से मिस माहेश्वरी परफेक्ट मैच है।
लेकिन भाई मिस रोबोट बिल्कुल भी भाभी की पर्सनालिटी में फिट नहीं होती। भाई आपको ना किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो आपकी बिल्कुल ऑपोजिट होती, जिसे हंसना बोलना डांस करना पसंद होता। लेकिन मिस माहेश्वरी काम करने वाला रोबोट है, इसीलिए तो मैं उन्हें मिस रोबोट कहकर बुलाता हूँ। अर्जुन सबकी बातों से इरिटेट हो रहा था, इसीलिए अर्जुन गुस्से में थोड़ा लाउड होकर बोलता है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब तुम निकलो यहाँ से और अपने अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, मिस माहेश्वरी अब मेरी वाइफ है, मिसेस चाहत अर्जुन सिंह शेखावत, समझे? और अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। विक्रांत, मोंटी और अक्षय तीनों ही अर्जुन के केबिन से चले जाते हैं। अक्षय और मोंटी केबिन से निकालकर अपने अपने के केबिन के तरफ जा रहे होते हैं, और तभी दोनों की नज़र चाहत के केबिन की तरफ जाती है, जो कि शीशे से बना हुआ था और उसमें चाहत काम करती हुई साफ नजर आ रही थी, और चाहत बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम कर रही थी। चाहत को देखकर मोंटी और अक्षय दोनों ही अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। अक्षय और मोंटी को लगता है कि चाहत ने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि चाहत अपने काम में बिजी है। चाहत बेशक अपना काम कर रही थी, लेकिन चाहत को पता था कि मोंटी और अक्षय इस वक्त उसे ही देख रहे हैं, और उन दोनों के जाने के बाद चाहत के चेहरे पर भी एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है, और चाहत अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वापस से अपने काम पर फोकस करने लगती है। दूसरी तरफ चाहत की मां मुस्कान, जो इस वक्त शेखावत कंपनी के सामने खड़ी थी। मुस्कान ने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर की सिंपल शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और साइड के एक शोल्डर पर स्कार्फ डाला हुआ था। मुस्कान के बाद सलीखे से जुड़े में बंधे हुए थे, और मुस्कान बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुस्कान नजर उठाकर बिल्डिंग की ऊंचाई को देखते हैं तो बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में शेखावत कॉरपोरेशन लिखा हुआ था। मुस्कान को अपनी बेटी पर बहुत ही प्राउड फील होता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करती है। मुस्कान कंपनी के अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, हेलो, मैं मुस्कान माहेश्वरी चाहत, माहेश्वरी की मां, मुझे अपनी बेटी से मिलना था। रिसेप्शनिस्ट पर बैठी हुई लड़की मुस्कान को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, मिस माहेश्वरी की मां तो बहुत खूबसूरत है। अगर मिस माहेश्वरी भी अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करे तो मिस माहेश्वरी भी बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि मिस माहेश्वरी भी बिल्कुल अपनी मां की तरह ही हैं। रिसेप्शनिस्ट पर बैठी हुई लड़की मुस्कान की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मैम आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, मैं मिस माहेश्वरी को बुला देता हूँ। मुस्कान मुस्कुराते हुए सामने रख सोप पर जाकर बैठ जाती है और चाहत का इंतजार करने लगी है। दूसरी तरफ चाहत अर्जुन के केबिन में जाती है और कहती है, सर मैं आपको रिमाइंड करने आई हूं कि 1:30 आपको साइट पर जाना था। चाहत की बात सुनकर अर्जुन बस अपने गर्दन में हिला देता है और फिर अपनी चेयर से खड़ा होता है और चेयर पर रखें अपने कोट को पहनते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वेटिंग एरिया में चाहत की मां मुस्कान चाहत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब रिसेप्शनिस्ट ने चाहत को कॉल किया था तो चाहत अपने केबिन में नहीं थी, क्योंकि रिसेप्शन ने चाहत के केबिन में लगे लैंडलाइन पर कॉल किया था। चाहत के कॉल न उठाने पर रिसेप्शनिस्ट में मुस्कान को थोड़ा वेट करने के लिए बोल दिया था, और तभी एक पीयू मुस्कान के पास आता है और उसे 1 कप चाय ऑफर करता है। मुस्कान मुस्कुराते हुए चाय ले लेती है और पीयू वहां से चला जाता है। रिसेप्शन का वॉशरूम के लिए वहां से चली जाती है। कंपनी का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही अच्छा था और मुस्कान इंटीरियर डिजाइन देखने के लिए सोफे से खड़ी हो जाती है और अपनी आसपास की जगह को देखने लगती है, और तभी मुस्कान के हाथ से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है और मुस्कान थोड़ा घबरा जाती है। और तभी मुस्कान के पीछे से एक कड़क आवाज आती है, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुस्कान डर से एकदम से पलटती है और मुस्कान के हाथ से चाय का कप उस सामने खड़े शख्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन के कपड़ों पर जब चाय गिरती है तो जितनी भी आसपास के लोग होते हैं उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, और अब आप पास के सभी लोगों का ध्यान मुस्कान पर ही था।
एक एम्प्लॉय दूसरे से कहता है, आज तो ये औरत गई सर, इसे छोड़ने वाले नहीं। दूसरा एम्प्लॉय, हाँ यार सही कह रहा है। अर्जुन सर को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और इस औरत ने तो करके सारे कपड़े खराब कर दिए। अब तो इस औरत को भगवान भी करके गुस्से से नहीं बचा सकता। अर्जुन के कपड़ों पर चाय गिर जाने पर मुस्कान बहुत ज्यादा डर जाती है और मुस्कान चाय के कप को साइड टेबल पर रखकर जल्दी से अर्जुन से माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना बेटा, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अचानक से तुमने आवाज आई और मेरे हाथ से पूरी चाय तुम्हारे कपड़ों पर गिर गई। अर्जुन अजीब सी शक्ल बनाकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकलता है और अपने कपड़ों पर से चाय को साफ करने लगता है और तभी सुपरवाइजर रोहन वहां पर आ जाता है और रोहन मुस्कान पर चिल्लाते हुए कहता है, ओ आंटी, आपको दिखाई नहीं देता क्या ये आपने क्या किया? आप जानती भी है आपने किसी के कपड़े खराब किए हैं। और आप है कौन? यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको किसने अंदर आने दिया? रोहन को शेखावत कंपनी ज्वाइन किया अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और रोहन अपने आप को अर्जुन के सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। रोहन की बात पर मुस्कान जल्दी से कहती है, मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आई थी। मेरी बेटी यहाँ पर काम करती है। रोहन मुस्कान की इंसल्ट करते हुए कहता है, ओ मैडम, अगर आपकी बेटी यहाँ पर काम करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी कंपनी में गार्डन समझकर घूमेगी। मुस्कान को अब बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील होता है क्योंकि वहां पर और भी स्टाफ धीरे धीरे जमा हो रहा था और सभी लोग मुस्कान को अजीब नजरों से देख रहे थे। आप जानती हैं आपने जिस सूट को खराब किया है उसकी कीमत क्या है? आपकी बेटी सालों साल काम भी करेगी ना, तभी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। अर्जुन इन सब चीजों से इरिटेट हो जाता है। इसीलिए अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इनफ। अर्जुन कुछ आगे कहता कि तभी अर्जुन के पीछे से आवाज आती है, माँ डॉट। अर्जुन जब पीछे पलट कर देखता है तो चाहत परेशान नजरों से मुस्कान को ही देख रही थी और जब चाहत मुस्कान को डरी सहमी खड़े हुए देखती है तो एकदम से मुस्कान के पास आ जाती है और जब मुस्कान चाहत को देखती है तो मुस्कान की आंखों में चमक आ जाती है और मुस्कान भी जल्दी से चाहत के पास चली जाती है। चाहत मुस्कान को किसी बच्चे की तरफ अपने सीने से लगा लेती है और जब चाहत मुस्कान का चेहरा देखती है तो मुस्कान की आंखों में नमी थी और कुछ आंसू उसकी आंखों से निकालकर उनके गाल पर आ गए, जिसे देखकर चाहत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चाहत गुस्से में वहां पर खड़े सभी लोगों को देखती है। चाहत गुस्से में अपनी लाल आंखों से अर्जुन की तरफ देखती है और फिर एक कदम बढ़ाकर अर्जुन के पास आ जाती है और अर्जुन के सामने खड़े होकर अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहती है, सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि किस वजह से मेरी माँ का सबके सामने यहाँ पर तमाशा बनाया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या गलती कर दी मेरी माँ ने जो आप मेरी माँ पर चिल्ला रहे थे? जब अर्जुन को पता चलता है कि ये औरत चाहत की माँ है तो एक पल के लिए अर्जुन भी हैरान हो जाता है। अर्जुन अपनी सफाई में चाहत से कुछ कहता उससे पहले ही रोहन कहता है, मिस माहेश्वरी, आपकी माँ ने अर्जुन सर के सारे कपड़े खराब कर दिए। उनके कपड़ों पर आपकी माँ ने चाय गिरा दी थी। मुस्कान अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए चाहत से कहती है, नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी। गलती से गिर गई थी और ये वास भी गलती से मेरे हाथों से गिर गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया बेटा। चाहत मुस्कान को शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ, हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती है। चाहत अपनी लाल आंखों से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसे भरने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी सैलरी कट कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो सजा के तौर पर आप मुझे मेरी जॉब से फायर्ड भी कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर चाहत बिना अर्जुन की बात सुन मुस्कान का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ अपने केबिन की तरफ ले जाती है। अर्जुन चाहत को बस जाते हुए देखता रह जाता है। रोहन अर्जुन को भड़कते हुए कहता है,
ये आजकल की लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस क्या दे दो हवा में उड़ने लगते हैं। अगर इन लड़कियों को इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए वरना इनके भाव ऐसे ही बढ़ जाते हैं सर, इन्हें तो पैरों के नीचे ही रखना चाहिए। रोहन की बातें सुनकर अर्जुन गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सीधे हाथ को अपनी गर्दन पर घूमता है और फिर रोहन की तरफ देखने लगता है। रोहन मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा है और तभी रोहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जिसे रोहन संभाल नहीं पाता और नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी अर्जुन की कड़क आवाज रोहन को सुनाई देती है, "You are fired। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना वरना इस दुनिया से गायब कर दूंगा।" इतना बोलकर अर्जुन चाहत के केबिन की तरफ चला जाता है। चाहत मुस्कान को अपने केबिन में ले जाती है और एक कुर्सी पर बैठा देती है। चाहत मुस्कान को पानी देते हुए कहती है, "माँ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। आप पानी पीजिए और रिलैक्स हो चाहिए।" मुस्कान चाहत के हाथ से पानी का गिलास ले लेती है और थोड़ा सा पानी पीने के बाद चाहत से कहती है, "बेटा वो कौन थे जिनके कपड़े मुझसे गलती से खराब हो गए थे? क्या वो तुम्हें सच में नौकरी से निकाल देंगे? क्या मेरी इतनी सी गलती के ऊपर तुम्हें तुम्हारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी?" चाहत मुस्कुराते हुए अपनी माँ के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है और मुस्कान के एक हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहती है, "माँ पहली बात आपकी कोई गलती नहीं थी। आपसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया था और दूसरी बात अगर मुझे यह नौकरी छोड़ने भी पड़ी तो कोई बात नहीं माँ। शहर में और भी बहुत नौकरियां हैं। मैं कोई दूसरी कर लूंगी। मुझे भी ऐसी जगह पर काम नहीं करना माँ जहां पर मेरी माँ की इज्जत ना हो।" मुस्कान परेशान होते हुए कहती है, "नहीं बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए नौकरी नहीं छोड़ते और शायद वो तुम्हारे बॉस थे जिनके ऊपर गलती से मैं चाय गिर दी और उनके कपड़े खराब हो गए थे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। वही है ना अर्जुन सिंह शेखावत, तू मुझे उनके केबिन में ले चल। मैं उनसे माफी मांग लूंगी।" चाहत कुछ कहने को होती है कि तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और अर्जुन चाहत और मुस्कान दोनों की ही बात सुन लेता है। अर्जुन को देखकर मुस्कान और चाहते दोनों ही खड़े हो जाते हैं। मुस्कान अपने हाथ जोड़कर कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी अर्जुन मुस्कान के हाथ पकड़ लेता है और उन्हें नीचे कर देता है। माँ के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, ना कि माफी मांगने के लिए। इतना बोलकर अर्जुन मुस्कान की पैरों की तरफ झुक जाता है और मुस्कान के पैर छू लेता है। मुस्कान हैरानी से अर्जुन को देखने लगती है और फिर असमंजस के भाव से अर्जुन के सर पर हाथ रख देती है। और दूसरी तरफ चाहत अर्जुन को देखकर अपना अजीब सा मुंह बनाती है और अर्जुन की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। मुस्कान के चेहरे पर असमंजस, सवालिया और हैरानी के मिलेजुले भाव थे। दूसरे तरफ कपूर हाउस। मोदी तो रात में अपनी सारी बात रिंकी से कहकर चला गया था लेकिन रिंकी की अब परेशान होकर पूरे घर में घूम रही थी। रिकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। रिंकी बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी रिकी को मोंटी की एक बात याद आती है जब मोंटी ने कहा था, "क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है?" यह बात याद आते ही रिकी की मोंटी के बारे में पता करने के बारे में सोचती है। रिंकी अपना लैपटॉप लेकर आती है और उस पर मोंटी के बारे में सर्च करने लगती है। काफी देर तक मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिर रिकी को मोंटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि रिकी मोंटी का पूरा नाम पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोंटी सिंह शेखावत, शेखावत कंपनी के सीईओ मिस्टर अर्जुन सिंह शेखावत के छोटे भाई। मोंटी सिंह शेखावत अपने भाई की तरह ही एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है जो अपने भाई का कंपनी में पूरा साथ निभाते हैं। अर्जुन सिंह शेखावत भी और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। दोनों भाई में बहुत ही प्यार है। रिंकी हैरानी से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है और फिर खुद से ही कहती है, "मोंटी अर्जुन सिंह शेखावत के छोटे भाई हैं। अगर उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ अर्जुन सिंह शेखावत का बता दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और उन्होंने फिर पापा को बता दिया तो
रिंकी, सारी की सारी तेरी ही गलती है। तूने क्यों अपने दोस्तों की बात मानी? अगर तू अपने दोस्तों की बात नहीं मानती तो तू इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। अगर उन्होंने पापा को बता दिया कि मैं उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करी थी तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे उनसे मिलना होगा और उन्हें समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक शर्त की वजह से हुआ था। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। लेकिन 1 मिनट में उनसे मिलेगी कैसे? मैं तो जानती भी नहीं कि वो कहाँ मिलेंगे। और मेरे पास तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। ओ, अब मैं क्या करूं? कैसे मिलूं उनसे? अरे हाँ, एक काम करती हूं। मैं शेखावत कॉरपोरेशन चली जाती हूं। वहां पर तो मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं भी तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा। रिंकी खुश होकर जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाती है और अपना बैग लेकर शेखावत ऑपरेशन के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ शेखावत कंपनी। मुस्कान के पैर छूने के बाद अर्जुन सीधा होता है और चाहत की बराबर में जाकर खड़ा हो जाता है। मुस्कान, बेटा तुम अपने कपड़े हमें दे देना, हम ड्राई क्लीन करवा कर तुम्हें दे देंगे। अर्जुन बिना किसी भाव के बोलता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, और इतना गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ओके आंटी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे साइट पर बहुत ही जरूरी काम से जाना है। इतना बोलकर अर्जुन चाहत की केबिल से चला जाता है। और अब मुस्कान हैरानी से चाहत को देखने लगती है। मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर में क्या से क्या हो गया। कंपनी का सीईओ उसके पैर छू कर गया है और उससे माफी भी मांगी है। मुस्कान चाहत को अपने पास बैठी है और फिर चाहत से फिक्र भरे लहजे में कहती है, चाहत तुझे मेरी कसम है, सब कुछ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? और कल रात क्या हुआ था? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, और जब तक तू मुझे सब कुछ नहीं बता देती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कल रात तू जिस तरह से घर से पार्टी के लिए निकली थी उस तरह से तो तू बिल्कुल भी वापस नहीं आई थी। और कार्तिक कल रात किस बारे में बात कर रहा था? कार्तिक ने तुझे किसके साथ देखा था? चाहत, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मुझे सच जानना है बेटा। चाहत अपनी नजरें चुराते हुए अपनी माँ को टालने की कोशिश करती है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक भाई को कल रात कोई गलतफहमी हुई थी और मेरे कपड़े गिरे हो गए थे, इस वजह से मैंने अपनी शर्ट उतार दी थी। बाकी कोई बात नहीं है माँ। चाहत की बात सुनकर मुस्कान को गुस्सा आता है और मुस्कान गुस्से में कहती है, चाहत मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये जो तुम गले में आज स्कार्फ बांधकर आई हो ना, इसके पीछे का रीजन भी मैं जानती हूँ। तुम्हें तो स्कार्फ पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था ना, फिर क्यों आज स्कार्फ पहनकर आए हो, या फिर कुछ छुपा रही हो? मुस्कान की बात सुनकर चाहत हड़बड़ा जाती है और अपने गले पर हाथ रख लेती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज मेरा मन किया तो मैं इसे पहन लिया। बाकी मैं कुछ नहीं छुपा रही। और आप? मुस्कान का गुस्सा और बढ़ जाता है। मुस्कान गुस्सा से कहती है, ठीक है, कुछ नहीं छुपा रही ना तो उतरे इसे, मुझे तुम्हारी गर्दन देखनी है। मुस्कान की बात सुनकर चाहत को घबराहट होने लगती है और घबराहट की वजह से चाहत के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मुस्कान जब देखती है कि चाहत अपना स्कार्फ नहीं हटा रहे तो मुस्कान अपनी कुर्सी से खड़ी होती है और चाहत के पास जाकर चाहत का स्कार्फ एक झटके से हटा देती हैं। और फिर चाहत की गर्दन पर अर्जुन का बनाया लव बाइट मुस्कान की आंखों के सामने आ जाता है। मुस्कान गुस्सा से चाहत के शर्ट के 2 बटन और खोलती है तो चाहत के सीने पर भी अर्जुन के बने लव बाइट मुस्कान के सामने आ जाते हैं। और अब चाहत अपना सर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह मुस्कान के सामने खड़े हो जाते हैं। चाहत को देखकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुस्कान अपने मुंह पर हाथ रखकर सदम से कुर्सी पर एकदम से बैठ जाती है। चाहत डरते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। चाहत कांपती आवाज में कहती है,
माँ मेरी बात। चाहत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। उससे पहले ही मुस्कान चाहत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। खबरदार, जो आज के बाद तूने मुझे माँ कहा, आज से तेरी माँ मर गई। इतना बोलकर मुस्कान रोते हुए अपना बैग उठाती है और वहां से बाहर चली जाती है। और मुस्कान की बात सुनकर चाहत की तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। और चाहत सब कुछ हारे हुए इंसान की तरह अपनी भरी आंखों से अपनी माँ को जाते हुए देखती रह जाती है। मुस्कान के चले जाने के बाद चाहत बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और अब चाहत को ऐसा लगता है जैसे पल भर में ही उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सब कुछ खत्म हो गया। चाहत को अब अपनी केबिन में घुटन महसूस होने लगती है और चाहत से अब वहां पर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चाहत अपने भारी कदमों से खड़ी होती है और केबिन के बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन एक साइड पर गया हुआ था जिस पर बिहार से आए कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और वहां पर काम कर रहे मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया था। अर्जुन जब साइट पर पहुंचता है तो देखा है कि वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ था और मजदूर बाहर धरने पर बैठे हुए थे और कुछ मजदूरों के सर से या किसी के हाथ पैरों से खून बह रहा था। वहां का नजारा देखकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अर्जुन विक्रांत को कुछ इशारा करता है और विक्रांत अर्जुन का इशारा समझकर उन मजदूरों के पास जाता है और फिर उन मजदूरी से कुछ देर बात करने के बाद विक्रांत वापस से अर्जुन के पास आता है और फिर अर्जुन को बताता है ये खन्ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसी ने ही बिहार के कुछ गुंडे मंगवाए हैं और हमारी साइट पर जबरदस्ती कब्जा किए बैठा है और हमारे मजदूर के साथ ही मार पिटाई करी है। विक्रांत की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहले अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन सबसे पहले अपनी टाई उतार देता है और फिर अपना कोट भी उतार देता है और अपनी शर्ट के 3 बटन खोल लेता है और अपनी बाजू को कोनी तक फोल्ड कर लेता है। और अब अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते और अर्जुन अपनी गर्दन पर हाथ घूमता है और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट झटक कर एकदम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। अर्जुन का यह रूप देखकर विक्रांत एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहता है ये लोग तो गए। और फिर विक्रांत भी अर्जुन के पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर चादर बिछाकर कुछ लोग ताश खेल रहे थे तो कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग अपने फोन को चला रहे थे। अर्जुन और विक्रांत को अंदर आते हुए देखकर एक आदमी अर्जुन के पास जाता है और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। कौन है बे तू, इधर क्या कर रहा है? यहाँ बच्चों के खेलने का कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। उसके पीछे दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है अब बच्चा नहीं है वो, लेकिन हाँ कोई क्या कहते हैं वो, हाँ चॉकलेटी बॉय लग रहा है। देख लड़के, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है और ना ही है वो तुम्हारे आधे अधूरे कपड़े पहन के जो तुम सड़कों पर चलते हो, क्या बोलते हैं वो, मॉडल। हाँ वही वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले कि तेरा एक चिकना थोपड़ा टूट जाए, निकल यहाँ से। अब वो आदमी अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगता है, लेकिन अर्जुन 1 इंच भी नहीं हिलता। अब वो आदमी हैरान नजरों से अर्जुन को देखता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को धक्का देने लगता है, लेकिन फिर भी अर्जुन 1 इंच नहीं हिलता। अब अर्जुन उसे आदमी के हाथ को एक झटके से अपने सीने से हटता है और एक जोरदार थप्पड़ उसे आदमी के कान पर मरता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसे आदमी के उस कान सुनाई देना बंद हो जाता है। अपने आदमी को इस तरह से मारते हुए देखकर दूसरा आदमी अर्जुन को करने के लिए भागता है तो अर्जुन एक जोरदार लात उसके पेट में मार देता है, जिससे वह आदमी पीछे की तरफ एक ड्रम पर गिर जाता है। और अब सभी आदमी अर्जुन से लड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं। अर्जुन के सामने इस वक्त 30 से 35 हेड कैट लोग खड़े थे। अर्जुन भी अपनी फाइटिंग मोड पर आ जाता है और उन सबके हाथों में कोई ना कोई हथियार था। उन आदमियों को देखकर अर्जुन फिर से अपनी गर्दन पर हाथ रखता है और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट चटक देता है और अपना एक हाथ विक्रांत की तरफ बढ़ा देता है।
और विक्रांत अर्जुन के हाथ पर एक चाइनीज स्टाइल की तलवार रख देता है। अर्जुन 2 कदम पीछे हटता है और तलवार को हवा में घूमता है। अर्जुन के तलवार घूमने के स्टाइल को देखकर सभी लोगों को अंदर से घबराहट होने लगती है, क्योंकि अर्जुन किसी प्रोफेशनल की तरह तलवार को घुमा रहा था और अर्जुन के चेहरे के भाव इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सभी गुंडे एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर सभी अर्जुन की तरफ जाकर अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सभी लोग एक साथ अर्जुन पर अटैक करते हैं। अर्जुन अपने पूरे फाइटिंग मोड पर आ चुका था। अर्जुन की तलवार इतनी तेजी से घूम रही थी कि किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। किसी की नजर जरा सी हटती, इतने में उसका हाथ या पैर कट चुका होता था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ही सभी गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी के सीने पर जख्म था तो किसी की कमर पर, तो अर्जुन ने किसी के पेट को चीर कर रख दिया था। अर्जुन की पूरी तलवार खून से नहाई हुई थी। अर्जुन के पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था और अर्जुन के चेहरे पर भी खून की छींटी थी। इस वक्त अगर कोई अर्जुन को देख लेता तो डर के मारे ही मर जाता। अर्जुन अपने एक हाथ से अपने चेहरे के खून को साफ करते हुए विक्रांत के पास जाने लगता है कि तभी उनका लीडर पीछे से अर्जुन की तरफ वार करने के लिए भागता है। विक्रांत ये देख लेता है, लेकिन विक्रांत कुछ कहता उससे पहले ही अर्जुन तलवार को हवा में घूमता है और एक ही झटके में उसे आदमी की गर्दन को काट देता है। अर्जुन पीछे पलट कर देखता है तो उसे आदमी का धड़ और गर्दन दोनों ही अलग अलग पड़े थे। अर्जुन अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे आदमी के सर को देखा है और फिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, खन्ना को हमारी तरफ से तोहफा भेज दो और उसे तोहफ में खन्ना को इस आदमी का सर भिजवा देना और बाकी इन सभी की लाश बिल्डिंग के भराव में काम आ जाएगी। इतना बोलकर अर्जुन विक्रांत के बराबर से निकलते हुए अपनी तलवार विक्रांत के हाथ में पकड़ा देता है और बिना किसी भाव के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ चाहत अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रही थी। चाहत को इस वक्त किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। चाहत के कानों में बस उसकी मां के कह गए शब्द गूंज रहे थे। चाहत का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। चाहत की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और चाहत की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। चाहत बिना लेफ्ट राइट देख चौराहे को क्रॉस करने लगती है और तभी साइड से एक गाड़ी चाहत की गाड़ी को टक्कर मार देती है। मुस्कान की गाड़ी के साइड और सामने का शीशा टूट जाता है और गाड़ी घूमती हुई एक साइड में हो जाती है और चाहत का सर अपनी साइड वाली खिड़की के शीशे में लगता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और कांच का एक टक टक टुकड़ा चाहत के सिर में लग जाता है और टक्कर लगने की वजह से चाहत बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिस गाड़ी से टक्कर लगी थी उसे गाड़ी का भी बोने टूट जाता है। भीड़ में से ही कुछ लोग चाहत को गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। मुस्कान अपने कमरे में बैठे हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और मुस्कान के हाथ में इस वक्त एक तस्वीर थी जिसमें मुस्कान चाहत के पापा राजवीर के साथ में खड़ी थी। मुस्कान की आंखों ने भी इस वक्त आंसू थे और अचानक से उनका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। एक अनचाहे डर उनके दिल को सताने लगता है और तभी फोन की घंटी बजती है। मुस्कान अपनी फोन की तरफ देखती है तो उसे पर अननोन नंबर शो हो रहा था। मुस्कान फोन उठाती है और कहती है, हेलो कौन? और जैसे ही मुस्कान सामने वाले की बातें सुनती है, मुस्कान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें तो मानो जैसे रुकती जाती हैं। मुस्कान फोन को वापस से टेबल पर रख देती है। मुस्कान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मुस्कान गहरी गहरी लेकिन सांस लेने लगती है। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी दुनिया एक पल में जैसे घूम जाती है, लेकिन मुस्कान खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और फिर पागलों की तरह घर से बाहर भागती है और आते जाते रिक्शा और ऑटो वाले को रोकने लगती है। एक ऑटो वाला रुक जाता है। मुस्कान जल्दी से ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है।
थोड़ी ही देर में मुस्कान हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मुस्कान जल्दी से ऑटो से निकालकर अस्पताल के अंदर भागती है और रिसेप्शन पर चाहत के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कान को चाहत का रूम नंबर बता देती है, तो मुस्कान भागते हुए चाहत के कमरे की तरफ जाती है। मुस्कान चाहत के कमरे के सामने जाकर रुकती है और अपने कांपते हाथों से दरवाजे को खोलती है। मुस्कान सामने देखती है तो चाहत बिस्तर पर बैठी होती है। चाहत ने इस वक्त हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। उसके एक हाथ में और माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और डॉक्टर उससे कुछ बात कर रहे थे। दरवाजा खोलने की वजह से डॉक्टर और चाहत दोनों का ही ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। मुस्कान रोते हुए चाहत को ही देख रही थी। मुस्कान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मुस्कान एकदम से भागकर चाहत के पास आती है और चाहत को अपने सीने से लगा लेती है। चाहत भी अपनी मां के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और चाहत की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। मुस्कान रोते हुए कहती है, मेरी इतनी सी बात पर तू इतनी नाराज हो गई कि अपनी माँ को छोड़कर जाने वाली थी। तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। तेरे अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती तेरे बगैर? मेरी इतनी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा देने चली थी तो हाँ, क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों को डांट सके या उसे पर हाथ उठा सके? चाहत अपनी माँ से अलग होते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाकर रोते हुए कहती है, नहीं माँ, यह जिंदगी आपकी दी हुई है। आप मुझे डांट सकती हैं, मुझे मार सकती है, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली माँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट आई है। कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। चाहत डॉक्टर की तरफ देखती है तो डॉक्टर समझते हुए मुस्कान से कहते हैं, जी आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। एक्सीडेंट काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी आपकी बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई। थोड़ी सर पर चोट है और थोड़ी सी हाथ पर चोट है। 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आप अपने बालों को तब तक ज्यादा टाइटली ना बढ़े। हो सके तो अपने बालों को खुला रखें या फिर कोई भी छल्ला डाल ले। और फिर डॉक्टर मेडिसिन्स मुस्कान को चाहत को कैसे खिलानी है समझते हुए वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मुस्कान फिर से चाहत को अपने सीने से लगा लेती है और प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और मुस्कान से कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई है। आप चाहे तो आप अपनी बेटी को घर लेकर जा सकती हैं। इन्हें अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं है। मुस्कान नर्स की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर डिस्चार्ज के पेपर्स वर्क पूरा करके चाहत को घर ले जाती है। मुस्कान चाहत को खाना खिलाकर दवाई खिला देती है और दवाइयां के असर से चाहत भी जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती है। और मुस्कान चाहत के हाथ को पकड़कर चाहत के बराबर में ही लेट जाती है। मुस्कान को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। मुस्कान का दिल इस वक्त बहुत ही भारी था। चाहत को देखते हुए मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्कान अपने आंसुओं को साफ करते हुए चाहत के बराबर में लेटकर उसके सर को सहलाने लगती है और ऐसे ही मुस्कान भी नींद की आगोश में चली जाती है। और ऐसे ही रात गुजर जाती है।